नज़ीम, जंग को अब तकरीबन 40 घंटे से ऊपर नीचे का वक्त हो गया है और इस वक्त ईरान की जानिब से सबसे जो कॉस्टली फ्रंट है वो खोल दिया गया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का जो फ्रंट है वो इस वक्त खोल दिया है। कल से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में जो डिसरप्शन है वो शुरू हो गई थी, डिसरप्शन शुरू हो गई थी कल से, लेकिन इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो ऑफिशियली और ऑल आउट अंदाज के अंदर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का फ्रंट खोल दिया गया है। अब ये वो मामला है जिस पर कई साल बहस भी होती रही है, किताबें भी लिखी गई हैं, आर्टिकल्स भी लिखे गए हैं, मुबाहिसे भी होते रहे हैं कि ईरान पर हमला होगा तो वो इसको बंद करेगा और अगर बंद करेगा तो फिर उसके नतीजे में क्या होगा। ये पिछले 10-15 साल में ये सारा जो है वो डिस्कस होता रहा है और आज जो है वो हम देख रहे हैं कि ये बंद हो चुका है, ठीक है ना। इसको आप समझ लें कि 95% इस वक्त ईरान ने बंद कर दिया है और कोई टैंकर अब यहां से नहीं गुजर रहा है। 150 के करीब टैंकर जो है वो खलीज फारिस के अंदर खड़ा हुआ है जिसने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरना था, लेकिन अब वो जो है वो ईरान ने कहा बिल्कुल कोई टैंकर यहां से नहीं गुजरेगा और कुछ टैंकर्स ने गुजरने की कोशिश की है। ईरान ने जब बाकायदा उसके ऊपर अटैक किया, पहला मिलिट्री एक्शन जो है वो ईरान की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर किया गया है और जो टैंकर्स हिट हुए हैं वो बाकायदा तौर पर पानी में गर्क हो रहे हैं। तो अब ये वो फ्रंट है जिसका ताल्लुक दो मुल्कों से नहीं है, जिसका ताल्लुक सिर्फ रीजन से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक जो है वो ग्लोबल रेपरकशंस के साथ है। तो इस जंग के जो इंपैक्ट्स हैं वो अब ग्लोबली महसूस होंगे अगले घंटों में, एक दिन में, 2 दिन के अंदर। और जंग तो ऑलरेडी रीजन से स्पिल ओवर हो रही है। जो मिसाइल्स हैं वो रीजन से बाहर निकल रहे हैं, मिसाइल जब वो साइप्रस पहुंच चुके हैं और मुजाहिरों की सूरत में तो ये जंग पूरी दुनिया में फैल चुकी है। लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, पाकिस्तान, बगदाद, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड और रीजन में मुजाहिरे जब हो रहे हैं, मिसाइल भी रीजन से बाहर निकल चुके हैं और अब इस जंग के जो रेपरकशंस हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की बंदिश की सूरत में वो भी समय लेके दुनिया पर आना शुरू हो जाएंगे। तो अगले 1-2 दिन के अंदर देखना है कि ऑयल प्राइसेस जब वो कहां जाएंगी। तो इस फ्रंट के साथ ऑल आउट नेवल वॉर का भी आगाज हो गया है, क्योंकि अब अमेरिका जो है वो ईरान की नेवी के ऊपर जब अटैक करने के लिए आएगा और एक घमसान की लड़ाई जब यहां पर होने जा रही है और यहीं पर अब वो मामला आगे आने वाला है जो हसास तरीन मामला है, जिसमें अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हिट होंगे। अगर वो होंगे तो फिर एक मामला न्यूक्लियर की तरफ जा सकता है। तो एक बड़ी एक्सपेंसिव और डिस्ट्रक्टिव और ऑल आउट जो नेवल वॉर है उसका आगाज स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की बंदिश से। और ये वो मामला है जिसके 15-20 साल इस पर बहस होती रही है कि ये होगा तो कैसे होगा, तो दुनिया कैसे सर्वाइव करेगी। ये सारा मामला यानी 15-20 साल इस मामले के ऊपर डिस्कशन हुई है, जो कि इस वक्त ईरान ने आगाज इसका कर दिया है। अच्छा, इसके साथ जो है वो ईरान ने 7th और 8th एक साथ ये वेव जो है वो फायर की है, यानी फर्स्ट वेव, सेकंड, थर्ड। इस वक्त जो ईरान ने फायर की है वो 7th और 8th वेव है जो इजराइल की तरफ और अमेरिकी जो बेसेस हैं गल्फ में उनके ऊपर फायर की गई है। तल अवीव मेजरली इशारा बना है, सेंट्रल इजराइल बना है, यरूशलेम में जो इजरायली वहां पर बेसेस वगैरह हैं वो हिट हुई हैं और तल अवीव में काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है और जो एम्बुलेंसेज हैं वो मतलब इधर जा रही हैं, उधर जा रही हैं। तल अवीव में एक मुकम्मल हंगामी सूरत हाल है और 1 लाख के करीब उन्होंने फौज भी मोबिलाइज कर रखी है और इस वक्त तल अवीव में हंगामी सूरत हाल है, काफी ज्यादा कैजुअलिटीज और डिस्ट्रक्शन जब वहां से रिपोर्ट हो रही है और ऑल ओवर द इजराइल ईरान। अब आप जरा अंदाजा करें, ईरान अमेरिकी बेसिस को भी निशाना बना रहा है, वो इजराइल को भी निशाना बना रहा है, वो साइप्रस पर भी जवाबी अटैक्स कर रहा है जहां से बरतानिया के जहाज उड़ रहे हैं, वो नेवल फ्रंट भी खोल चुका है। तो फिर ईरान को वो तबाह क्यों ना करें, एक ऐसी ताकत जो उनको टक्कर दे रही है, सब्जुगेट नहीं हो रही। देखें, नेतन्याहू ने 2002 में कांग्रेस में ये कहा था कि अगर सद्दाम हुसैन के ऊपर अटैक किया गया, उसके बाद लीबिया पर अटैक किया गया तो बहुत अच्छे इनॉर्मस अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आज ईरान फातेह होता है तो इनॉर्मस प्रॉस्पेरिटी और अमन आएगा, क्योंकि जो डिस्टेबलाइज करने वाली पावर्स हैं, जो एरोगेंट पावर्स हैं, जो हर चौथे साल किसी मुल्क का शिकार करने के लिए निकलते हैं, उनका हमेशा के लिए जो बंदोबस्त हो जाएगा। वो फिर दोबारा बहुत जल्दी, जैसे खुद टक्कर कार्सन ने कहा ना कि ये अगले 10 साल तक अमेरिका के पास वो ताकत नहीं बचेगी कि अगले 10 साल तक वो कोई और लड़ाई जब लड़ सके, ठीक है ना। तो इनका वो बंदोबस्त होगा। अगर ये सिर्फ डैमेज भी हो जाए तो ये इजराइल जो हर चौथे साल निकलता है और एक मुल्क का शिकार करता है रीजन में, जैसे जंगल में जाकर शिकार नहीं किया जाता, तो इजराइल जो है वो हर चौथे साल निकलकर किसी ओआईसी लीडर का शिकार करता है और किसी मुल्क का जब शिकार करता है, तो इनके दांत हमेशा के लिए जब तोड़ दिए जाएंगे। तो इसलिए ईरान जो जंग लड़ रहा है वो ईरान सिर्फ अपनी जंग नहीं लड़ रहा है, ये न्यू वर्ल्ड की जंग है, ये उस दुनिया की जंग है जिसमें जो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म है उसको बाहर रोका जाए। 500 साल से 500 ईयर्स ये वही वेस्टर्न इंपीरियलिज्म है जिसने ह्यूमैनिटी के ऊपर वो सितम ढाए हैं कि वो दास्तानें बयान नहीं की जा सकती। एशिया से अफ्रीका तक ये वो दास्तानें हैं और ये उसी की कड़ी है। ये जो कॉलोनियल दौर है, ये 500 साल दौर है ना, जिसकी आखिरी निशानी इजराइल है। तो ये ईरान सिर्फ अपनी जंग नहीं लड़ रहा है और ईरान ने कहा था कि हम ग्लोबल ऑर्डर हिला के रख देंगे। तो अगर ईरान, अब देखना है कि वो कितना सर्वाइव कर सकता है, कितना वो डैमेज कर सकता है, कितनी देर वो मिसाइल और ड्रोन जारी रख सकता है। देखें, आज सेकंड डे है और सेकंड डे में भी ईरान इंटेंस हमले जारी रखे हुए। इस वक्त उन्होंने एक स्वैम्स ऑफ ड्रोन्स है वो भी फायर किया है और न्यू टाइप के जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो भी फायर किए हैं। तो उनके पास कितने ऐसे मौजूद हैं, क्या 10 दिन 15 दिन ईरान सस्टेन कर सकता है ऐसे हमलों को? और अगर कर गया तो फिर ये जो ट्रंप ने एडवेंचर किया उसका क्या होगा? उसके बाद फिर ट्रंप इंपीचमेंट की तरफ उसका मामला जाएगा या नहीं जाएगा? फिर ट्रंप साहब पतली गली से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे?
तो अब ये सारा मामला है कि ईरान के पास कितने मिसाइल हैं, कितने ड्रोन्स हैं, लीडरशिप उनकी शहीद हो चुकी है और उसके बावजूद उनके हमले जारी हैं। दैट मींस के सेकंड ईयर लीडरशिप भी अगर निशाना बन गई तो भी ईरान के हमले जारी रहेंगे। तो जो लीडरशिप वैक्यूम वो पैदा करने चाह रहे थे वो इसमें तो अभी तक फेल हुए हैं। अब दो अगले बहुत बड़े मरहले आने वाले हैं। एक ये कि जो नेवल वॉर छिड़ गई है उसमें अमेरिकी एयरक्राफ्ट करियर, और दूसरा मरहला ये है कि ग्राउंड मिलिशिया ने ईरान पर हमला करना है। ईरान उसका कैसे सामना करेगा, ये अब अगला मरहला जब वो आ रहा है। और फिर तमाम गल्फ कैपिटल जब वो वहां पर अमेरिकी बेसेस हिट हुई हैं, रियाद में, यूएई में और कुवैत में, बहरीन में, ऑल ओवर हर तरफ जब धमाके सुने गए हैं। ईरान आज दूसरा रोज है मुसलसल इन अमेरिकी बेसेस को निशान बना रहा है। 70 मिनट के बाद उसकी जवाबी कार्रवाइयां शुरू हो गई थी जो इस वक्त तक जारी हैं। सऊदी अरेबिया ने कहा है कि हम खबरदार कर रहे हैं और उन्होंने भी इस तरह से बात की है कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे ये वो। अब देखना यह है कि ये गल्फ रियासतें अगर ईरान के हमले और 2-3 दिन जारी रहते हैं तो फिर ये क्या करेंगी, इनका रिस्पॉन्स जब वो क्या होगा, और मतलब क्या ये इनके जहाज उड़ेंगे और जाकर ईरान पर बमबारी करेंगे, इनका रिस्पॉन्स जब वो क्या होगा। बयानिया तो वही है जो ऑलरेडी ईरान के खिलाफ बन रहा है, ठीक है ना, वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक नैरेटिव जो पिछले 40 साल से, तो ईरान को अब इस चीज की परवाह नहीं है क्योंकि सच्चाई वो है जो सबके सामने है। अब वेस्ट का मीडिया उठाकर देखे उसमें तो ऐसा लगता है जैसे ईरान ने हमला किया, और भाई ये ईरान ने हमला नहीं किया है, ईरान पर हमला हुआ है, ठीक है। तो अब उधर से इजराइल और अमेरिका भी शदीद तरीन बमबारी ईरान पर इस वक्त कर रहे हैं, शदीद तरीन बमबारी, इतनी डिस्ट्रक्टिव बमबारी कि आप इमेजिन भी ना कर सकें। ऐसी बमबारी इस वक्त ईरानियंस के ऊपर हो रही है और लार्ज नंबर ऑफ कैजुअलिटीज जब वो वहां पर उसके खतरात हैं। अहमदीनेजाद जो साबका सदर हैं उनकी भी शहादत की खबर सामने आ रही है। ईरान की हर उस लीडरशिप को निशाना बनाया जा रहा है जो मुल्क को संभाल सकती है, लीडरशिप के वैक्यूम को पूरा कर सकती है। तो इसी प्रोजेक्ट के साथ वो दूसरा मिलिशिया वाला प्रोजेक्ट जुड़ा हुआ है, लीडरशिप का वैक्यूम पैदा करना, फिर मिलिशिया को दाखिल करना, ईरान को 4-5 हिस्सों में तकसीम करना। तो वही प्रोजेक्ट हमें मुसल्लत होता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ ईरान के लिए चैलेंज ये है कि उसने लीडरशिप का जो वैक्यूम है उसको वो पैदा नहीं होने देना, और जो मिलिशिया अब हमला करेगी तो देखना है वो कहां से करेगी, कितनी बड़ी तादाद में करेगी, ईरान उसका सामना जब कैसे करेगा। लेकिन इसी दरमियान एक और काम हुआ है, इसकी हेडलाइंस मैं आगे चलकर आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन ईरान के जो 3 बड़े इत्तेहादी हैं और जो इस वक्त वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के खिलाफ सबसे बड़ी जंग लड़ रहे हैं वो एक्टिव हो गए हैं। नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना, तीनों इस वक्त एक्टिव हो गए और तीनों के आपस में राब्ते भी हुए हैं और तीनों ने ईरान के लिए मजबूत पोजीशन जो इस वक्त ली है। सबसे पहले चाइना की स्टेटमेंट देखिए। चाइना ये कह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने जो हमले लॉन्च किए हैं ये अनएक्सेप्टेबल हैं और फौरी तौर पर ये हमले रुकने चाहिए। नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि ईरान पर यह हमला इलिजिटिमेट एग्रेशन है। ओआईसी ने नहीं कहा कि यह एग्रेशन है, ओआईसी ने कंडेम नहीं किया, नॉर्थ कोरिया ने किया है। देखना, अगर आप कंडेम नहीं कर रहे हैं, अगर आप खामोश हैं तो दैट मींस कि आप अलाउ कर रहे हैं। तो मतलब ईरान उस ताकत के साथ लड़ रहा है और ये उसके खिलाफ एक मजम्मती बयान भी जारी नहीं कर सकते। ये इतने भी गए गुजरे नहीं है, लेकिन ये इतने लेटे हुए हैं कि ये समझते हैं कि इनके हत्थे पहले कुछ भी नहीं है। हालांकि ये अगर ये चाहें तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं, ये गजा के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आप इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये क्यों कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया कि हमेशा बात घूम फिर कर वो एक ही बॉटम लाइन में आएगी, चूंकि जो मोनार्कीज हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, ठीक है ना। तो इसलिए उनको बस ये है कि भाई हमने इनको जब सेव करके रखना है। और तो ये बुनियादी मसला है, ये करना चाहते बहुत कुछ जो वो कर सकते हैं। बहरहाल नॉर्थ कोरिया ने कहा कि ये इलीगल एग्रेशन है और नॉर्थ कोरिया ने ये कहा था कि ईरान पर हमला हुआ तो हम इसे एशिया की सिक्योरिटी के तनाजुर में देखेंगे। तो एशिया तो एक बड़ा मैदान जंग बन चुका है और अमेरिका वहां से चला है और यहां एशिया को आकर वो डिस्टेबलाइज कर रहा है, चाइना के इत्तेहादियों को कर रहा है। प्यूटन ने मैसेज भेजा है ईरान के सदर को और प्यूटन ने टेलीग्राम भेजा है और इसमें ताज़ियत की गई है सुप्रीम लीडर के हवाले से ईरान के सदर से। और प्यूटन ने यह कहा है मीडिया से बात करते हुए, ईरान ने अपने ऑब्लिगेशंस पूरे किए लेकिन अमेरिका वो है जिसने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील तोड़ी और ट्रंप जो है वो इससे उसने विड्रॉ किया। और वाई द हेल शुड ईरान स्टिक टू द एग्रीमेंट, जिससे अमेरिका विड्रॉ कर गया, ईरान उस एग्रीमेंट को क्यों फॉलो करे जो अमेरिका ने तोड़ दिया। सो ये है दो टोक हिमायत और सच का साथ जो प्यूटन दे रहा है, और इधर आपकी ओआईसी है जिसका एक लीडर भी दो टोक अंदाज में कंडेम नहीं कर सका और ये नहीं बता सका है कि वेस्ट कैसे जब वो फैब्रिकेट कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है जनाब अली ये खामनाई जब वो बहुत बुरा था। अच्छा जी, तो फिर आपका क्या लेना देना है, तो नेतन्याहू भी बहुत बुरा है जो कि असल में बुरा है, ठीक है ना। तो बात यह है कि ये उस लेयर दर लेयर प्रोपेगेंडा, देखें जिस मुल्क को भी उन्होंने अटैक करना होता है उसको आइसोलेट किया जाता है, उसको डेमोनाइज किया जाता है, उसके खिलाफ बरसहा बरस प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसको एक खास विलन बनाकर पेश किया जाता है। जैसे आईआरजीसी को पहले टेररिस्ट जब डिक्लेयर किया गया तो उसके बाद कहते हैं हम दुनिया में अमन ला रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी ताकतों का मुझे बताइए क्या इलाज है, क्या करना चाहिए। तो इसी दरमियान जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी कॉल पर बात हुई, यानी ये तीनों अब इत्तेहादी जो वो एक्टिव हैं, इनके आपस में बात हुई है और ईरान और मिडिल ईस्ट जब डिस्कस हुआ है, दोनों ये डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की पॉलिसी एक है बहुत हद तक, तो वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में
उन्होंने किस हद तक इंटरवीन करना है, ईरान की मदद किस हद तक करनी है, करनी भी है या नहीं करनी है तो किस हद तक करनी है, अमेरिका के अज़ाम क्या हैं। और देखें इस वक्त प्लेनेट अर्थ पर ये 2 ही ममालिक हैं जो छोटे मुल्कों को इंपीरियलिज्म से बचा सकते हैं। तो इनकी बहुत बड़ी ड्यूटी बनती है कि ये छोटे मुल्कों के साथ जब वो खड़े हों, क्योंकि बाकी तमाम स्मॉल कंट्रीज हैं। अगर वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के सामने कोई डट सकता है तो वो चाइना और रशिया है, ठीक है। तो अब इनको अपनी जिम्मेदारी जो पूरी करनी है। और 1 महीना कबल जो प्रेसिडेंट शी एंड प्रेसिडेंट पुतिन की बात हुई थी, उसमें दोनों ने इसी नुक्ते पर एग्री किया था कि अब जरूरत इस अमर की है कि रशिया और चाइना स्टेप अप करें ग्लोबल स्टेज पर, क्योंकि अमेरिका जिस तरह दुनिया में जो उधम मचा रहा है और जो जंगल के कानून की तरह दुनिया को ट्रीट कर रहा है और दुनिया के लीडर्स को और दुनिया की कौमों को, तो अब इसमें इस जरूरत इस अमर की है कि रशिया और चाइना आगे आए और अपना किरदार अदा करें। वो करेंगे नहीं करेंगे ये अब देखना। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का अजरबैजान के फॉरेन मिनिस्टर से राब्ता हुआ है और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का टर्किश फॉरेन मिनिस्टर के साथ राब्ता हुआ है। और कल ईरान ने तमाम अरब फॉरेन मिनिस्टर के साथ जब बातचीत की है, तो ये अब 2 अहम तरीन राब्ते हुए। टर्की के साथ राब्ता होना ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और मैं आपको बता रहा हूं ये टर्की में अमेरिकी बेसिस भी हिट होंगी। ये भूल जाएंगे वो नेटो है, वो फलाना है, जब वक्त आएगा तो फिर वहां पर भी अमेरिकी बेसिस जब हिट होंगी। नेटो तो ऑलरेडी ईरान पर हमला जब वो कर चुका है। अब जनाब अली जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का फ्रंट खुल गया है, ये ट्रंप का जो एडवेंचर है अब ये उल्टा पड़ सकता है। अगर ये लंबा गया तो देखें यहां से डायरेक्ट इसराइल और अमेरिका का ऑयल नहीं जा रहा, लेकिन इससे इन्फ्लेशन अमेरिका में बढ़ेगी, गैस प्राइसेस वहां पर बढ़ेंगी। तो ट्रंप साहब इस इन्फ्लेशन की लहर को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और देखिए ना, दूसरा दिन ईरान सस्टेन कर रहा है, लीडरशिप शहीद हो चुकी है, नई लीडरशिप आ चुकी है, हमले कोऑर्डिनेटेड सोफिस्टिकेटेड तरीके से जारी हैं। अगर 10-12 दिन भी यही सूरत हाल रही तो फिर, और 12 दिन क्या मिडिल ईस्ट के मालिक अपनी फिजाई हदूद बंद करना अफोर्ड कर लेंगे और वो कह रहे हैं जी हम अब दिफा का हक महफूज रखते हैं। और भाई आपकी सिक्योरिटी जिसके पास है वो ऑलरेडी ईरान पर हमला कर रहा है और उसी ने जंग का आगाज किया, तो आप फिर दिफा कहां जाकर करेंगे ये देखना है। अच्छा, 150 ऑयल टैंकर इस वक्त पर्शियन गल्फ में खड़े हुए हैं। सस्पेंशन ऑफ ट्रैफिक, जो शिप ट्रैफिक है वो बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से बंद हो चुकी है, तमाम बड़ी कंपनीज ने सस्पेंड कर दिया है। ईरान ने एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया है और ईरान ये कह रहा है कि वो हमारे ऑर्डर्स को कंप्लाई नहीं कर रहा था और इसलिए जब हमने उसको हिट किया। और वो टैंकर जो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में बीचों बीच डूब रहा है, इस वक्त गर्क हो रहा है वो पानी में, अगले 2-3 घंटों में मुकम्मल गर्क हो जाएगा। तो बड़ा शदीद तरीन हमला ईरान की जानिब से टैंकर्स पर किया जा रहा है जो वहां से गुजर रहा है। अब इसके बाद किसी की जरूरत नहीं है कि वहां से गुजरेगा, जो गुजरेगा उसको मिसाइल बरसेगा। तो ये ईरान ने पहला मिलिट्री एक्शन जब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर कर दिया। तो दुनिया की सबसे बड़ी हसास तरीन ऑयल की गुजरगाह जो है वो बंद हो चुकी है। और इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार ट्रंप और नेतन्याहू, ठीक है ना, जिन्होंने ये सारा एडवेंचर किया और दुनिया को, रीजन को डिस्टेबलाइज किया। और ब्रिटिश मैरिटाइम ये कह रहा है कि शिप्स को यहां से नहीं गुजरना चाहिए और पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस हो सकती है और फेलियर हो सकता है आइडेंटिफिकेशन के अंदर। अच्छा, अब देखें ईरान अभी तक भी अपने सारे ऑप्शंस नहीं लेकर आया। अभी हिजबुल्लाह, इराक की रेजिस्टेंस और यमन मौजूद है। अभी रेड सी में फ्रंट नहीं खुला है, इंडियन ओशन में आगाज हुआ है, बहरा रूम में आगाज हुआ है, अभी वहां पर फुल फ्लैज फ्रंट खुलने हैं और यमन ने और हिजबुल्लाह ने आना है। और हिजबुल्लाह वहां पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट कर रही होगी, ये बात ध्यान में रखिएगा, देयर इज पॉसिबिलिटी। तो वेट हो रहा है ना, शायद 1-2 दिन तक ये वेट जब चला जाए, हो सकता है ये आज रात हमला शुरू करवा दिया जाए, ठीक है ना। तो कुछ भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो अपनी स्ट्रेटजी है उनकी कि उनके पास कितना स्टॉक पड़ा है, उन्होंने किस तरह की जंग लड़नी है, तो ये उनकी अपनी स्ट्रेटजी है। तो उसी के मुताबिक वो चीज़ों को लेकर जब चल रहे हैं। ईरान ने 7th और 8th बैच जो है वो मिसाइल्स का वेव जब वो फायर कर दी है और ये ट्रू प्रॉमिस 4 है जो ईरान इस वक्त जवाब अपना दे रहा है, डिफेंस कर रहा है, ट्रू प्रॉमिस 4। और इसमें इसराइल की तरफ ये 7th और 4th वेव जब फायर की गई है और गल्फ बेसिस में ये फायर की गई है। इसमें जनाब अली इजरायली मीडिया कह रहा है कि ये जो 7th और 8th बैच आया है ये बहुत ही एक्सेप्शनल है इन टर्म्स ऑफ साइज एंड नंबर्स। इसमें क्वालिटी ऑफ वेपन्स और नंबर ऑफ वेपन जो है वो बहुत ज्यादा है, एक्सेप्शनल ये फायर किया गया है। पहली बार ईरान ने हाइपरसोनिक की वन ऑफ दी वो टाइप इस्तेमाल की है जो इससे पहले इस्तेमाल नहीं की। और ईरान ये बता रहा है कि स्ट्रेटजी ये है कि मिसाइल के साथ साथ स्वैम्स ऑफ ड्रोन्स भी फायर किए गए, दोनों एक साथ फायर किए गए हैं। और उसका मकसद ये है कि ये दोनों एक साथ दाखिल हों और ताकि जो इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम है उसको ओवरवेलम कर लें। अच्छा, वहां पर आप देखिए इसराइल के लिए ये ईरान के ड्रोन्स को गिराने के लिए कौन कौन उसमें हिस्सेदार है। उसमें नेटो सारे का सारा है, बर्तानिया भी है, फ्रांस भी होगा, अभी तक उन्होंने क्लेम नहीं किया, पता नहीं और किस किस के जहाज होंगे। पूरा अमेरिकी बेड़ा खड़ा है, फिर इसराइल की अपनी एयर डिफेंस की 4 लेयर्स हैं, फिर उनके जंगी हथियार हैं। तो इधर आकर वो बमबारी कर रहे हैं। ईरान अगर जवाब देता है तो इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए उधर पूरा वेस्ट और नेटो आया हुआ है। तो क्या यही सहूलत रशिया और चाइना को भी अवेलेबल है? ठीक है, रशिया और चाइना इसराइल पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर इसराइल हमला करने आएगा तो ईरान का दिफा करेंगे, तो कैसा लगेगा? ओ भाई, डिफेंस करना ही असल में उसको फैसिलिटेट करना है फॉर ऑफेंस। अगर डिफेंस नहीं हो सकता इसराइल का तो वो ऑफेंस भी नहीं कर सकता, समझ रहे हैं?
तो ये एक ड्रामा है जो पिछले 80 साल से जारी है। हम तो इजराइल का डिफेंस कर रहे हैं, वो भाई डिफेंस कर रहे हैं तो तभी तो उसकी ये बदमाशी है ना, कि जिसको जाए चाहे चपेट मार के आ जाए, उसको पता है कि भाई मुझे ये बचा लेंगे। वो जाए किसी भी लीडर का शिकार करके आ जाए, आगे से उसके जो उसका मुल्क है, उसके वर्षा हैं, वो आगे से कोई जवाब ना दें। और कल फ्रांस ने क्या कहा है? फ्रांस ने कहा है जी ईरान जो है वो खित्ते को डिस्टेबलाइज कर रहा है। अंदाजा करें। बहरहाल अब ये वेस्टर्न इंपीरियलिज्म का खात्मा जो है वो ये पूरी ह्यूमैनिटी की जरूरत जो है वो बन चुका है। और इजरायली मीडिया ये बता रहा है कि रिपोर्ट्स ऑफ मिसाइल्स फॉलिंग इन सेवरल एरियाज एंड एम्बुलेंसेस क्रूज रशिंग टू द टारगेटेड एरिया। एम्बुलेंसेस की दौड़ें लगी हुई हैं तल अवीव में, इधर जा रही है उधर जा रही है। तो इससे पहले ये खबर है कि 454 जो इजरायली हैं उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है इस हमले से पहले। तो अब ये पूरी तल अवीव में एक इमरजेंसी सूरत हाल के एम्बुलेंसेस इधर उधर उधर जा रही हैं। बिल्डिंग्स हिट हुई हैं सेंटर तल अवीव में और यरूशलेम के अंदर। ये उनकी जो बेसेस हैं, जो उनकी सेटलमेंट्स हैं, वहां पर अटैक हो रहा है। रॉकेट्स भी बाकायदा वहां पर जाकर गिरे हैं। इजरायली मीडिया ने कहा है कि जो रेवोल्यूशन है ईरान में ये कोलैप्स नहीं करेगा बाय द किलिंग ऑफ खामनाई एंड मार्टारडम इज पार्ट ऑफ देयर लेगेसी। ये शहादत तो उनकी लेगेसी है, ये तो उनका मर्तबा है, ये तो एक मुकाम है जो उनको हासिल होता है। इसके साथ वो कोलैप्स नहीं करते, ठीक है ना। तो ट्रंप को भी बात समझनी चाहिए थी। बहरहाल अब ये देखें कि उन्होंने तमाम हदें क्रॉस करके इस सुप्रीम लीडर को जो निशाना बनाया है, और उसके बाद गुस्सा भी बहुत है और मामलात खराब भी बहुत हैं। अच्छा, बहरेन के अंदर जो है वो सेवरल होटल्स को ईरान ने टारगेट किया है। और होटल्स को क्यों टारगेट किया है? क्योंकि वहां पर अमेरिकी पर्सनल मौजूद हैं। अगेन सेंसिटिव सूरत हाल। एक ओआईसी कंट्री है, उसका एक होटल है, वहां पर ईरान अटैक कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है, अमेरिकी फौजी वहां पर बैठे हुए, तो जहां जहां पर अमेरिकी और इसराइली बैठे होंगे ईरान अटैक करेगा। जिसने जो सोचना है, जिसने जो बयानियां बनाना है, जिस एंगल से सोचना है सोचता रहे, सही है। तमाशा लगाने वाले यही है कि आप उन मुल्कों को पनाह दे रहे हैं जो जिम्मेदार ही जंगों के, जो जिम्मेदार हैं फलस्तीन के ऊपर जुल्म उठाने के, जो जिम्मेदार हैं कितने ओआईसी मुल्कों को तबाह करने। 6 ओआईसी मुल्कों को पिछले 25 साल में इन्होंने तोड़ा है, मिलियंस ऑफ लोगों को मारा है, उनको आप बेसिस देकर बैठे हुए हैं। तो ये तमाशा लगाने वाले यही है। ये ना बेसिस दी जाती ना तमाशा यहां पर लगता। अब जिसने जो सोचना है, जो एंगल करना है, वो कहता रहे, ठीक है। जिसने जाकर ईरान पर अटैक करना है वो भी सारी दुनिया आ गई है ना, तो जिन और भी जिन्होंने हिस्सा डालना जाकर हिस्सा डाल लें। ईरान तो अपनी जंग लड़ रहा है और अब खुले अंदाज से लड़ रहा है, सही है। वो अब लड़ेगा क्योंकि अब लड़ने के सिवा उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो दुबई में, अबू धाबी में, दोहा में और मनामा में, ये चारों बड़े कैपिटल्स हैं। तो दुबई यानी अबू धाबी कैपिटल और दुबई बड़ा शहर, और बाकी 2 कैपिटल्स वहां पर धमाके जब सुने जा रहे हैं। इंटरसेप्शन भी होती है ना, उससे धमाके की आवाज आती है। देखें, ये जो मिसाल के तौर पे यूई है, रेत पर बनी इमारतें हैं, ये बिल्कुल अच्छी सूरत हाल नहीं है। रेत पर बनी इमारतें हैं, वहां पर ऊपर कोई धमाका ऊपर भी होता है ना हवा में, तो भी ये इमारतें जब लरजती, जो लोग वहां पर हैं उनको इस बात का अंदाजा होगा। तो इन मुल्कों को आगे आना चाहिए, अमेरिका को प्रेशराइज करना चाहिए कि ईरान पर हमले बंद करें। और ईरान हर जो है वो पहले भी तैयार था कि हर हद तक मुज़ाकरात किए जाए, जंग रोका जाए। इस वक्त भी ईरान इसी के लिए तैयार है और उसको तैयार होना चाहिए जंग रोकने के लिए। और इन मुल्कों को अपना किरदार अदा करना चाहिए और अमेरिका को प्रेशराइज करें कि हमने इसलिए बेसिस दी थी कि हमें जंग में ड्रैग करके ले जाओ। अगर इन्होंने ये खामोशी इख्तियार ना की होती तो ना फलस्तीनियों पर इतने बम गिरते और ना इजराइल की आज ये बदमाशी होती कि वो ईरान पर आकर हमला करते। ये इन्हीं मुल्कों की खामोशियां हैं जिसने आज सूरत हाल को इस नहज पर जब पहुंचा दिया। तो सऊदी अरेबिया कह रहा है कि वी वॉर्न ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ईरान कंटिन्यूड वायलेशन ऑफ स्टेट सोवरेनिटी। हम खबरदार कर रहे हैं कि ईरान ये अब हमले जो बहुत ज्यादा इसके हो रहे हैं। तो देखेंगे कि अब ये क्या करेंगे। इजरायली आर्मी ये कह रही है कि हमने ईरान का एयर डिफेंस डिस्ट्रॉय कर दिया है और हम मुकम्मल एयर सुपीरियरिटी जब ईरान के ऊपर हासिल कर रहे हैं। तो बड़ी शदीद बमबारी ईरान पर हो रही है। फैसला कौन जंग जार है, या ईरान बचेगा या फिर इजराइल का मक्कू ठप्पा जाएगा फॉर एवर। तो वंस फॉर ऑल अब ये किस्सा खत्म होने जा रहा है। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है, तेजी के साथ वाकयात हो रहे हैं और बड़े बड़े महाज खुलते चले जा रहे हैं। ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है। आप अपनी राज रोका करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।